Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे राजनीतिक दार्शनिकों जिनके बारे में समकालीन समय में खूब चर्चा होती है, चाहे वो शक्ति के प्रयोग के अलग अलग स्तरों की पहचान करने की बात हो, चाहे वह विभिन्न समाजों के भीतर अलग अलग तरह के प्रभुत्व के स्रोतों या प्रभुत्व के दायरों के विश्लेषण की बात हो। ये ऐसे विचारक हैं जिनके लेखन का उपयोग हर स्तर पर किया जाता है। आज हम मिशेल फूको की बात करेंगे। मिशेल फूको एक ऐसे राजनीतिक दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने काफ़ी गहरे स्तर पर वर्तमान राजनीतिक दर्शन को, राजनीतिक सैद्धांतिकरण को प्रभावित किया। उन्होंने राजनीति के विश्लेषण में नए तरह के सूत्रों, नए तरह के माध्यमों का इस्तेमाल किया। उन्होंने साइको एनालिसिस के द्वारा या फिर मेडिकल साइंस के बहुत तरह के उदाहरणों के माध्यम से, उनके विश्लेषण के द्वारा वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो राज्य की स्थिति है, जो मानव जीवन की स्थिति है, उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया। फूको के बारे में हम जो पूरी चर्चा करेंगे वह निम्नलिखित स्तरों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम फूको के बारे में एक प्रस्तावना देंगे जिसके बारे में कुछ शब्द मैंने अभी कहे, आगे भी मैं कुछ शब्द इसमें जोड़ूंगा। उसके बाद हम फूको के जीवन परिचय की बात करेंगे और फिर हम फूको और मार्क्सवाद के बीच के संबंधों को देखेंगे, खास तौर पर उनके जीवन के घटनाक्रमों के आधार पर। इसके बाद हम फूको और सत्तावाद विरोधी प्रवृत्ति के उभार की बात करेंगे और उसी में हम फूको के लेखन को अवस्थित करने की कोशिश करेंगे। फिर हम फूको और सेक्सुअलिटी के मसले को देखेंगे और इन सभी मसलों में हम मुख्य रूप से यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन पहलुओं ने फूको के लेखन को प्रभावित किया और उनके जीवन में इनकी क्या भूमिका रही। इसके बाद वर्तमान के संदर्भ में फूको का जो सैद्धांतिकरण है उस पर नज़र डालते हुए हम चिंतन की व्यवस्थाओं के इतिहास की बात करेंगे। शक्ति या पावर की अवधारणा के बारे में फूको ने किस तरीके से बात की है, हम उसकी चर्चा करेंगे। गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता का विचार जो फूको के लेखन में है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से गवर्नमेंटलिटी सब्जेक्ट का निर्माण करती है, सब्जेक्ट शब्द का फूको के लेखन में किस तरीके का अर्थ सामने आता है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ज्ञान और शक्ति का संबंध किस तरह से होता है, इसके बारे में जो फूको ने अपना सैद्धांतिकरण या अपना जो विचार दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर अधीन बनाने के रूप में शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसका प्रतिरोध किस तरीके से किया जा सकता है या किस तरीके से इसके प्रतिरोध की शिनाख्त की जा सकती है, इसके बारे में हम फूको के विचारों को देखेंगे। आखिर में हम फूको के विचारों की कुछ आलोचनाओं की ओर इशारा करते हुए अपनी चर्चा को विराम देने की कोशिश करेंगे और एक विश्लेषण के माध्यम से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि मिशेल फूको के लेखन की विभिन्न धाराओं को किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है। अगर हम फूको के बारे में मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल थियरी या आलोचनात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं और उन्होंने मुख्य रूप से शक्ति, ज्ञान और विमर्श यानी कि डिस्कोर्स की अवधारणाओं के संबंध में लेखन किया है। और फूको ने उत्तर संरचनावादी, उत्तर आधुनिकतावादी या पोस्ट मॉडर्निस्ट, नारीवादी, उत्तर मार्क्सवादी और उत्तर औपनिवेशिक सैद्धांतिकरण पर गहरा प्रभाव डाला है और विभिन्न विषयों के लेखन पर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर हम उत्तर आधुनिकतावाद की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म, तो उसे प्रभावित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में मिशेल फूको का नाम सर्वप्रमुख है और उस संदर्भ में भी हम आगे यह देखने की कोशिश करेंगे
कि जब हम फूको को एक उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है और किस तरीके से ये उन चिंतकों से अलग हैं जिन्हें हम आधुनिकतावादी चिंतक कह सकते हैं। मिशेल फूको का जन्म 1926 में फ्रांस के पायर्टस नामक स्थान पर हुआ था। पेरिस में लाइसी हेनरी पर तैयारी के बाद इन्होंने इकोल नॉर्मले सुपेरियोर में अध्ययन किया। यहाँ इन्होंने दर्शन और मनोविज्ञान में लाइसेंसेस डिग्री हासिल की, जो एक तरह की डिग्री थी। 1951 में इन्होंने एग्रीगेशन डे फिलॉसफी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1952 से 1960 के बीच में इन्होंने साइकोपैथोलॉजी में एक डिप्लोमा हासिल किया। उपासला यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया तथा वारसा और हैम्बर्ग के फ्रेंच इंस्टीट्यूट में कई पद संभाले। उन्होंने अपनी पीएचडी मैडनेस एंड रीजन पर किया था और यह 1961 में मैडनेस एंड सिविलाइजेशन शीर्षक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेमांट फेरांड में फिलॉसफी के ये प्रोफेसर बने। 1966 से 1968 के बीच इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूनिस में अध्यापन का काम किया। मई 1968 में ये पेरिस वापस लौट आए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ये दर्शन विभाग के अध्यक्ष बने। 1969 में ये कॉलेज डे फ्रांस में निर्वाचित हुए। वहाँ उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट के प्रोफेसर चेयर के लिए अपने पद को संभाला। 1970 और 1980 के दशकों के दौरान उन्होंने उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोप में बड़े पैमाने पर व्याख्यान दिया। फूको के लेखन पर अगर हम मार्क्सवाद के प्रभाव की बात करें तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से फूको एक उत्तर आधुनिकतावादी के रूप में हर प्रकार के मेटा नैरेटिव या महावृत्तांतों के विरोधी थे और उन्होंने उनकी तीखी आलोचना की। मेटा नैरेटिव का अर्थ है एक ऐसी दास्तान जिसमें मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर उसके आखिरी लक्ष्य तक का वर्णन किया गया हो और यह बताने की कोशिश की गई हो कि किस तरीके से मानव अपने जीवन के विविध आयामों को संभालते हुए एक उत्तम जीवन या गुड लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो मार्क्सवाद भी एक मेटा नैरेटिव के रूप में ही सामने आता है जो यह बताता है कि असल में साम्यवाद की स्थापना करने के बाद ही इंसानियत या मनुष्यता अपने वास्तविक लक्ष्य को हासिल कर सकती है। फूको का निश्चित रूप से इस तरीके के विचारों से टकराव था। ऐसा क्यों था इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यहाँ यह याद रखने की ज़रूरत है कि फूको अपने समय के बहुत से बुद्धिजीवियों की तरह ही 1950 में फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने थे और बहुत से अन्य विद्वानों की तरह ही उन्होंने बाद में इस पार्टी को छोड़ दिया था और इसके पीछे मुख्य कारण इसका सैद्धांतिक कट्टरपन था और इसके द्वारा 1956 में हंगरी में सोवियत हमले के दौरान सोवियत संघ का समर्थन करना था। फूको ने अपने लेखन में कई स्थानों पर मार्क्सवादी चिंतन के प्रति कृतज्ञता दर्शाई है। विशेष रूप से शक्ति संबंधों और आर्थिक असमानता के संदर्भ में वे मार्क्सवादी विश्लेषण से प्रभावित थे, किंतु मार्क्सवाद के राज्य केंद्रित चिंतन और आर्थिक असमानता पर ज़्यादा जोर देने की भी उन्होंने आलोचना की और वे यह मानते थे कि आर्थिक असमानता को ही सबसे प्रमुख असमानता मानने और राज्य केंद्रित चिंतन पर जोर देने के कारण जो मार्क्सवाद है वह दमन के अन्य स्रोतों तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि कई मामलों में यह खुद ही दमन का सहायक बन जाता है या दमन का स्रोत बन जाता है। विशेष रूप से जो हम लोगों ने हंगरी के उदाहरण की तरफ देखा जिसके कारण से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ी थी और इसी तरीके की अन्य घटनाएं, सोवियत संघ का अनुभव, ये ऐसी चीज़ें रहीं जिसके कारण से फूको मार्क्सवादी शासन के और मार्क्सवाद के मौजूदा स्वरूप के तीखे आलोचक हो गए और उन्होंने इनकी आलोचना में या इसके विरोध में चलने वाले प्रदर्शनों और गतिविधियों में भी हिस्सेदारी की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के साथ उनका संबंध काफ़ी उलझाव भरा रहा। वे मार्क्सवाद के नज़दीक गए और फिर इससे काफ़ी दूर भी हुए। और एक ख़ास बात जो फूको के समय के लेखन के बारे में है वह यह है कि उस समय एक सत्तावाद विरोधी प्रवृत्ति या एंटी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी उभरकर सामने आ रही थी। फूको भी इससे काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने इसके दायरे का प्रसार किया। उन्होंने 1969 में दिए एक साक्षात्कार या इंटरव्यू में यह कहा था कि राजनीति की सीमा बदल चुकी है और इसमें जनसंख्या, साइकियाट्री, कॉन्फाइनमेंट और मेडिकलाइजेशन जैसे पहलू सम्मिलित हो चुके हैं। राजनीति के दायरे में
राज्य और सार्वजनिक जीवन के जो विविध मुद्दे सम्मिलित थे, उससे आगे बढ़ते हुए फूको ने कई नए तरह के विषयों की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1970 और 1980 की पूरी अवधि के दौरान फूको बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय रहे। इसमें ग्रोपे डे इन्फॉर्मेशन शुड लेस प्रिजन्स, रेडिकल अखबार लिबरेशन से जुड़ाव, अप्रवासी मजदूरों और गे मुक्ति से संबंधित आंदोलनों में भागीदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। फूको ने नस्लवाद विरोधी अभियान में भी भागीदारी की। साथ ही इन्होंने सोवियत संघ के असंतुष्टों के अभियानों और पोलैंड की एकजुटता अभियानों में भी हिस्सा लिया। सोवियत संघ के असंतुष्टों के अभियानों से यहाँ सीधा सा मतलब यह है कि वो एक ऐसे शासन का विरोध कर रहे थे जो मार्क्सवादी शासन होने का दावा कर रही थी, लेकिन असल में वह खुद अपने आप में दमन का और शोषण का एक स्रोत बन गई थी। कम से कम फूको ऐसा मानते थे। फूको और सेक्सुअलिटी के संबंध में जो उनके विचार हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि फूको ने काफ़ी हद तक सेक्सुअलिटी से संबंधित मौजूदा विचारों को प्रभावित किया, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात उनके बारे में थी जिसके कारण उनकी आलोचना की गई कि उन्होंने खुद कभी खुलकर अपनी सेक्सुअलिटी को अभिव्यक्त नहीं किया, वैसे सार्वजनिक जीवन में लेकर नहीं आए और ना ही उन्होंने कभी गे अधिकार आंदोलनों में भाग लिया। लेकिन इस संदर्भ में कुछ और पहलुओं को याद रखने की ज़रूरत है। 1979 में उन्होंने पेरिस में गे कांग्रेस में व्याख्यान दिया था और 1982 में वे टोरंटो में गे प्राइड मार्च में भी सम्मिलित हुए थे। लेकिन सारा मिल्स का मानना है कि 25 वर्षों तक गे पार्टनर के साथ रहने के बावजूद फूको ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने गे जीवन के बारे में ज़्यादा खुलकर बात नहीं की, क्योंकि उन्हें पहले से ही इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। यानी कि अपने समय की के समाज की जो प्रवृत्तियां थीं, उन्होंने फूको के जीवन शैली को और अपनी जीवन शैली में वो जिन चीज़ों को मानते थे उन्हें खुलकर अभिव्यक्त करने को एक तरीके से प्रतिबंधित किया या उन पर पाबंदियां लगाई और फूको भी इस तरह से आरोपित सीमाओं के शिकार हुए। फूको की मृत्यु 1984 में हुई और उन्हें एड्स की बीमारी थी और गे के रूप में भी उन्होंने कई तरह की वंचनाओं का सामना किया, हालांकि उन्होंने कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। फूको ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और यह बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम इन पुस्तकों की सूची के बारे में एक जानकारी अपने पास रखें। उनकी पहली पुस्तक मैडनेस एंड सिविलाइजेशन थी, 1961 में फ्रेंच में प्रकाशित हुई, अंग्रेजी में 1965 में प्रकाशित हुई। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक यह 1963 में प्रकाशित हुई, सबसे पहले फ्रेंच में, उसके बाद अंग्रेजी में 1973 में प्रकाशित हुई। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेज 1966 में सबसे पहले ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुई और फ्रेंच में प्रकाशित हुई और उसके बाद 1970 में इसका अंग्रेजी में प्रकाशन हुआ। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का अंग्रेजी प्रकाशन 1972 में हुआ और फ्रेंच में यह 1969 यानी कि 1969 में प्रकाशित हो चुकी थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश फ्रेंच में 1975 में और अंग्रेजी में 1977 में प्रकाशित हुई। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का पहला वॉल्यूम 1976 में फ्रेंच में प्रकाशित हुआ और 1978 में अंग्रेजी में। द यूज़ ऑफ प्लेजर द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का वॉल्यूम 2 1984 में सबसे पहले फ्रेंच में प्रकाशित हुआ और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1985 में प्रकाशित हुआ। द केयर ऑफ द सेल्फ द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 3 1984 में प्रकाशित हुई, फ्रेंच में पहली बार और फिर अंग्रेजी में यह 1986 में प्रकाशित हुई। इसेंशियल वर्क ऑफ फूको 1954 से लेकर 1984 तक के बीच का जो पहला वॉल्यूम है, जिसमें एथिक्स संबंधी उनके लेखन या संबोधनों को शामिल किया गया था, यह 1997 में प्रकाशित हुई। द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रुथ 1997 में प्रकाशित हुई। इसेंशियल वर्क ऑफ फूको 1954 से 1944 का वॉल्यूम 2 जो कि एस्थेटिक्स के बारे में था, यह 1998 में प्रकाशित हुआ और फिर से इसेंशियल वर्क ऑफ फूको का वॉल्यूम 3 जो है वह, जिसमें कि पावर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, वह 1997 में प्रकाशित हुआ। फूको ने अपनी इन अलग अलग पुस्तकों में विभिन्न मुद्दों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन एंड पनिश जो कि 1975 में प्रकाशित हुई थी, उसमें वे विभिन्न समाजों के द्वारा
सजा के प्रशासन की भिन्नता का अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 में वे हिस्टीरिया से ग्रस्त कुछ खास महिलाओं के 19वीं सदी में वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तथा हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के वॉल्यूम 2 में यह विश्लेषण करते हैं कि विभिन्न समाजों में अलग अलग अवधियों के दौरान समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी को कैसे देखा गया। और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1972 में उन्होंने यह दावा किया कि विमर्श या डिस्कोर्स यह तय करते हैं कि हम यथार्थ को कैसे देखें। आगे हम इस पहलू को यानी विमर्श से जुड़े पहलू को थोड़े विस्तार से देखेंगे। इन पुस्तकों के विश्लेषण से पाठकों के भीतर समीक्षा की गहरी भावना का विकास होता है, लेकिन फूको का विश्लेषण समीक्षा का एक सरल दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है। इसके बजाय फूको हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण की दृढ़ता की भावना को पूरी तरह प्रश्नांकित करने के लिए प्रेरित करते हैं। फूको की एक अन्य विशेषता यह मानी जाती है कि उन्होंने एक सुव्यवस्थित सिद्धांत पेश करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यवस्थित चिंतन या सैद्धांतिकरण की सीमाओं से बाहर निकलते हुए लेखन करने का प्रयास किया। और वे यह चाहते थे कि पाठक अपनी समझ के अनुसार उनके लेखन का विस्तार करें। एक तरीके से ये फूको के लेखन की कमी के रूप में भी इंगित किया जाता है कि उनके लेखन को हम एक व्यवस्थित सैद्धांतिकरण के रूप में नहीं देख सकते हैं। उन्होंने अलग अलग तरह के मुद्दों को लिया और उन मुद्दों के बारे में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की, अपने विश्लेषण को प्रस्तुत करने की कोशिश की। यहाँ हम यह भी ध्यान रखेंगे कि कई बार यह कहा जाता है कि 1970 से पहले के फूको के लेखन में आर्कियोलॉजी का महत्व है और उसके बाद के लेखन में जीनियोलॉजी का। अब जो आर्कियोलॉजी की जो पूरी बात है वह यह है कि तथ्यों को तह दर तह समझना, ये मुख्य रूप से आर्कियोलॉजी का हिस्सा माना जा सकता है, जिसमें कि हम चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जीनियोलॉजी में यह कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में कोई चीज़ है वह किस रूप में है, इसे समझने के लिए इतिहास के विभिन्न उदाहरणों या इतिहास में इस पूरी वर्तमान स्थिति के उदय के कारकों का विश्लेषण करना। तो इस लिहाज से ये दो तरह की चीज़ें हैं जो कि मानी जाती हैं कि फूको के लेखन में है। हालांकि कई विद्वान मानते हैं कि दोनों दौर के लेखन में मौजूद हैं, यानी कि आर्कियोलॉजी का तत्व जो है वो मौजूद है 1970 के लेखन के बाद में भी, और जीनियोलॉजी का तत्व 1970 के लेखन के पहले भी मौजूद है। लेकिन फूको के जो काम की जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि वो वर्तमान समय में जो चीज़ें सामने आ रही थीं उनका विश्लेषण करते हैं। और फूको ने किसी भी तरीके से मानकीय राजनीतिक दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, यानी कि वो यह नहीं बताते हैं कि समाज में न्याय का प्रश्न कैसा है, न्याय के लिए एक अच्छा सर्वोत्तम सिद्धांत क्या हो सकता है, या वो यह नहीं बताते हैं कि समाज में किस तरीके से स्वतंत्रता स्थापित की जानी चाहिए। वे मानकीय राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन प्रस्तुत नहीं करते हैं और ना ही न्याय, समानता और आज़ादी आदि जैसे विषयों पर मानकीय तरीके से, यानी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस तरीके से विचार करते हैं। इसके बजाय उनका विश्लेषण सरकार के उद्देश्यों, साधनों और पदार्थों से संबंधित है और उन तार्किकताओं से संबंधित है जो सरकार के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनका काम कांट, हेगेल, मार्क्स, नीत्शे, वेबर और फ्रैंकफर्ट स्कूल की परंपरा में रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इतिहास, आधुनिकता और राजनीतिक व्यवस्था का भी एक व्यवस्थित सिद्धांत विकसित करने की कोशिश की। हालांकि उसमें कई तरीके के उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं और कई सारे टीकाकार मानते हैं कि उसे हम एक सिस्टमैटिक और आपस में गुथे हुए सिद्धांत की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत शक्ति, विमर्श आदि के सिद्धांत उनके आलोचनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन के अनुभव पद्धति संबंधी सहायक के रूप में रहे हैं। फूको ने इस तरीके के अपने लेखन के माध्यम से वर्तमान की समीक्षा प्रस्तुत की और लोगों को चिंतन की मुक्ति की ओर बदलाव का एहसास कराने का प्रयास किया। हालांकि इस बारे में विद्वानों में वाद विवाद है कि फूको के विचार को किस सीमा तक एक समेकित सिद्धांत माना जा सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने ज्ञान, शक्ति और व्यक्तिकता के वर्तमान रूपों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया। हम यह कह सकते हैं और ये एक तथ्य भी है कि फूको का दृष्टिकोण कांट द्वारा
व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट में सामने आने वाले प्रश्नों के अनुरूप रहा है, और फूको भी इस चीज़ को रेखांकित करते थे। कांट भी यह समझना चाहते थे और बताना चाहते थे कि अभी क्या हो रहा है, वर्तमान समय में क्या हो रहा है। फूको भी यही करने का लक्ष्य रखते हैं। वे आलोचनात्मक तरीके से वर्तमान का विश्लेषण करते हैं। ये ऐतिहासिक अध्ययन वर्तमान व्यवहारों और चिंतन के तरीकों के स्वतः प्रमाणिक होने को प्रश्नांकित करते हैं। यानी कि वर्तमान समय में हम जिन चीज़ों को बहुत ही स्वाभाविक मानते हुए अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन को संचालित करते हैं, असल में वो सारी चीज़ें अपने आप में सत्य नहीं है, स्वतः प्रमाणित नहीं है। ऐसा फूको ने अपने लेखन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, और इस संदर्भ में वे कई तरह की प्रतिक्रियाएं उपलब्ध कराते हैं। आखिर हम अपराधियों को कैद करने और उनके पुनर्वास का प्रयास करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम लिंगों के बीच सामाजिक संबंधों को प्राकृतिक भिन्नता का उत्पाद मानने के अलावा और कैसे समझ सकते हैं? हम अपनी इच्छाओं के बारे में सत्य को जानने और उसे स्वीकार करने के अलावा अपने लैंगिक व्यवहार का कैसे नियमन कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे फूको जूझते हैं और उसके बारे में हमें भी विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दूसरी ओर वे वर्तमान व्यवहार के उभार की रणनीतियों और स्थितियों को सामने लाते हुए उनकी कमजोरी को हमारे सामने रखते हैं। फूको के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की एक विशेषता यह भी है कि वे इस तरह के बदलावों की इच्छित नतीजों की पहचान नहीं करते हैं और न ही वर्तमान की अपनी आलोचना के मानकीय बुनियादों के बारे में विस्तार से बताते हैं। यानी कि अगर हम बिल्कुल संक्षेप में बिंदुवार समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि फूको के लेखन में मेटा नैरेटिव का तो विरोध है ही, इसके और मेटा नैरेटिव के विरोध के कारण ही वो किसी मानकीय तर्क को प्रस्तुत नहीं करते हैं कि यही सही है यही गलत है, बल्कि वे वर्तमान में हम जिन स्थितियों में अपने आप को पाते हैं उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, कई बार आर्कियोलॉजिकल और कई बार जीनियोलॉजिकल विश्लेषण करते हैं और उनकी हकीकत को हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। वे यह बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में स्वतः प्रमाणित स्वयं सिद्ध नहीं है, हर एक चीज़ को प्रश्नांकित किया जा सकता है, हर एक चीज़ पे प्रश्न उठाया जा सकता है। चिंतन की व्यवस्थाओं के इतिहास के संदर्भ में जो प्रमुख तथ्य है वह यह है कि हम इसे फूको के लेखन से इसलिए भी जोड़ते हैं क्योंकि कॉलेज डे फ्रांस में फूको के चेयर का शीर्षक था हिस्ट्री ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। फूको नीत्शे से काफ़ी प्रभावित थे। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने सार्वभौमिक संरचना के बजाय ज्ञान और शक्ति के ऐतिहासिक एक वचनों की पड़ताल की, यानी कि ज्ञान की एकमात्र सार्वभौमिक संरचना है, उन्होंने इसे प्रश्नांकित किया और उन्होंने यह माना कि बहुत तरह से ज्ञान हो सकता है और ज्ञान रहा है और उन सब चीज़ों को भी देखने और उनकी पड़ताल करने की आवश्यकता है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में उन्होंने आधुनिक साइकियाट्री के उदय का वर्णन दिया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे साइकोपैथोलॉजी ने पागलपन की क्लासिकल दृष्टिकोण के कुछ तत्वों को कायम रखते हुए भी इसमें बदलाव किया। पहले पागलपन को एक विशिष्ट व्यक्ति को मानते हुए या पागल जिस व्यक्ति को पागल या समाज में शामिल ना होने लायक माना जाता था, उसे जिसे अब हम पागल कहते हैं, उसे पहले के दौर में पागल जैसे शब्दों से वशीभूत ना करके यह माना जाता था कि यह व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, कुछ अलग सोच रखने वाला है, समाज की सामान्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं है और इसके बावजूद उसे समाज में रहने की अनुमति दी जाती थी। वहीं 19वीं सदी के बदलावों के बाद इसे अतार्किकता से जोड़ा जाने लगा और इसमें भिखारियों, स्वतंत्र चिंतकों, सेक्सुअल अपराधियों को भी शामिल किया जाने लगा और उन्हें समाज से अलग करने पर जोर दिया जाने लगा। फूको इसी संदर्भ में आधुनिक साइकियाट्री के उदय को देखते हैं। उनके अनुसार इसकी भाषा पागलपन या मैडनेस के बारे में तर्क बुद्धि का मोनोलॉग है, यानी कि हमने रीज़न से यह बात तय कर ली कि किस व्यक्ति को किस आधार पर पागल कहा जा सकता है। तो जो चीज़ पहले समाज का हिस्सा हुआ करती थी उसे अब एक तरीके के मोनोलॉग के द्वारा, एक स्वर के द्वारा, एक तरह की व्याख्या के माध्यम से यह तय करने की कोशिश की गई कि कौन सा व्यक्ति तार्किक नहीं है, किसके पास रीज़न नहीं है और उसके आधार पर लोगों को पागल घोषित किया जाने लगा।
फूको इस बात पर जोर देते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कि प्रत्येक समाज में सत्य की एक व्यवस्था होती है, अर्थात विमर्शों का एक प्रकार होता है जिसे स्वीकार किया जाता है और जो सत्य का काम करता है। इसके माध्यम से ही सही और गलत का निर्णय लिया जाता है और हर किसी को प्रभुत्वशाली विमर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। वे इस बात को भी नकारते हैं कि शुद्ध पर्यवेक्षण जैसी कोई चीज़ होती है, और इतिहास का विचार गलतियों को दूर करने की एक निरंतर प्रक्रिया है। वे इन चीज़ों को नकारते हैं और उनका यह कहना है कि कई बार ऐसे विचार भी उभर कर सामने आते हैं जो प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने की नई अंतर्दृष्टि देते हैं, नया इंसाइट देते हैं, और इनसे नई अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं। मसलन द बर्थ ऑफ क्लिनिक में यह वर्णन किया गया है कि 18वीं सदी के आखिर में ह्यूमरस के बारे में मेडिकल भाषा व्यर्थ हो गई और शरीर और उसकी बीमारियों के बारे में एनाटॉमिकल डिस्कोर्स का उदय हुआ। जो ये मुख्य बात यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है वह यह है कि फूको इस बात पर जोर देते हैं कि चीज़ें समय के साथ बदलती रही हैं, और वो सिर्फ इस रूप में नहीं बदली हैं कि कुछ चीज़ें थोड़ी गलत थीं और उनके बारे में गलतियों का एहसास हुआ, उन्हें ठीक किया गया, बल्कि उसमें कई बार एकाएक बहुत तेज़ी से बदलाव भी हुआ है। यानी कि कोई भी सत्य, कोई भी इतिहास अपने आप में फिक्स या सुनिश्चित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तो फूको पहले तो ये हमारे सामने रेखांकित करते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि चाहे हम किसी भी समाज को देखें, हम ये पाएंगे कि उस समाज में एक तरीके के विमर्श का प्रभुत्व है। कई तरीके के विमर्श होते हैं, लेकिन एक प्रभुत्वशाली विमर्श होता है जो कि समाज के सत्य का निर्माण करता है, जिसके बारे में समाज में लोग सवाल नहीं कर सकते हैं, जिसकी आलोचना या निंदा नहीं की जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति उस सत्य को स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसे सत्य को स्वीकार करने के लिए या प्रभुत्वशाली जो डिस्कोर्स है उसके अधीन आने के लिए बाध्य किया जाता है। और इस संदर्भ में हम बहुत तरह के उदाहरणों पर बातचीत कर सकते हैं या देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो गे और लेस्बियन संबंध है उन्हें हमारे देश में कानूनी मान्यता मिल चुकी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी भी जो डिस्कोर्स है, अगर हम फूको की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो हम ये कहेंगे कि जो डिस्कोर्स है वो हेट्रोसेक्सुअल संबंधों के बारे में ही कायम है। यानी कि वही संबंध सही है जो एक पुरुष स्त्री से बनाता है और एक स्त्री पुरुष से बनाती है, हेट्रोसेक्सुअल संबंध। अब इसमें अगर होमोसेक्सुअल संबंध की कोई अवधारणा आती है तो उसे सही नहीं माना जाता है। और हम सब जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के समाज में अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे सही निगाह से नहीं देखा जाता है, और अक्सर उसे जो समाज की बनी बनाई एक धारणा है या एक जो विमर्श है उसके अनुरूप ढलने के लिए मजबूर किया जाता है। तो फूको यह कहने की कोशिश करते हैं कि अपने आप में कोई एक सत्य, ऐतिहासिक तथ्य जैसी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हर समाज एक सत्य को धारण करके अपने काम को आगे बढ़ाता है। मिशेल फूको ने शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से विचार प्रस्तुत किया। अगर हम पावर या शक्ति के बारे में राजनीति सिद्धांत में हुए सैद्धांतिकरणों पर ध्यान दें तो हम यह पाएंगे कि अलग अलग तरीके से विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों ने, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने इस पर सैद्धांतिकरण किया है। मिसाल के तौर पर कार्ल मार्क्स ने इसे एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के रूप में प्रस्तुत किया है। रॉबर्ट डॉल कहते हैं कि अगर व्यक्ति बी से कोई ऐसा काम करा लेता है जो बी किसी और स्थिति में नहीं करता, तो हम यह कह सकते हैं कि ए का बी के ऊपर कुछ हद तक शक्ति है या ए बी के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन जब मिशेल फूको शक्ति को प्रभावित करते हैं तो वो एक अनूठे तरीके से इसका रैडिकल रिफॉर्मुलेशन या पुनर्सूत्रीकरण करते हैं। वे यह कहते हैं कि शक्ति दमनकारी नहीं है, यानी आधुनिक युग में शक्ति हमारी इच्छा के अनुसार काम करने से हमें नहीं रोकती है। फूको कहते हैं कि शक्ति उत्पादक है, अर्थात यह पहचान और सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता का निर्माण करती है, जिसके बारे में आगे हम थोड़े विस्तार से देखेंगे। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि उन्होंने यह कहा कि शक्ति जो है वह ब्लड कैपिलरीज की तरह होती हैं। जैसे हमारे शरीर के हर भाग में रक्त केशिकाएं पहुंची होती हैं और ये इन रक्त केशिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर के हर भाग में रक्त या खून होता है।
ठीक वैसे ही पावर भी होता है जो कि समाज के हर भाग में मौजूद होता है। और हम चाहे किसी भी हिस्से को लें, चाहे वो परिवार हो, चाहे वह दो व्यक्तियों के बीच का संबंध हो जो कि सार्वजनिक दायरे में मिलते हैं, चाहे वह किसी संस्थान के भीतर का संबंध हो, हम किसी भी स्थान पर जाएं तो फूको की इस अवधारणा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वहाँ एक तरह का शक्ति संबंध मौजूद है। अब ऐसा लग सकता है कि शक्ति की जो फूको की अवधारणा है वह टॉलकट पार्सन्स और हन्ना आरेंट के विवरण की तरह ही है। पार्सन्स ये मानते हैं कि व्यवस्था में जो भूमिका पैसे की होती है वैसे ही शक्ति की भी भूमिका होती है। जैसे पैसे का संचरण होता है वैसे शक्ति का भी संचरण होता है। जैसे पैसे की मदद से किसी की सहायता की जा सकती है वैसे ही शक्ति की मदद से भी किसी की सहायता की जा सकती है या कोई काम किया जा सकता है। और उसी तरीके से हन्ना आरेंट ने यह कहा कि शक्ति का अर्थ है कुछ करने की शक्ति, यानी अगर मेरे पास शक्ति है तो सकारात्मक तरीके से हन्ना आरेंट इसका अर्थ प्रस्तुत करती हैं और वो यह कहती हैं कि मेरे पास कुछ करने की शक्ति है। लेकिन शक्ति की फूको की संकल्पना में उत्पादक या केशिका का अर्थ या ब्लड कैपिलरीज का अर्थ बिल्कुल अलग है। शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली पहचानें नाम देकर नियंत्रण करने का तरीका होती हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसके बहुत सारे उदाहरणों पर आगे विचार करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमें यह समझने की ज़रूरत है कि फूको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो शक्ति है वो उत्पादक है, लेकिन इसके साथ ही वो नियंत्रक की भूमिका निभाती है। और आगे जब हम अलग अलग उदाहरणों पर देखेंगे तो यह बात हमारे सामने ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी कि किस तरीके से शक्ति असल में हमें नियंत्रित करने का एक साधन बनती है। और इस संदर्भ में फूको ने अपनी गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। फूको यह मानते हैं कि राज्य गवर्नमेंट या सरकार के क्रियाकलापों का नतीजा है। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि किस तरह आधुनिक समय में सरकार के व्यापक क्षेत्र का उदय हुआ और कैसे मानव जीवन के सभी पहलू, उसका आत्म, परिवार, संस्थाएं और शरीर सभी सरकार के नियंत्रण के घेरे में आ जाते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप राज्य सामने आया। इसलिए वे यह नहीं मानते हैं कि राज्य के होने पर ही सरकार हो सकती है। उनका मानना है कि जीवन को संरचनाओं में व्यवस्थित करना आधुनिक व्यवहार है। मध्य युग में इसका अस्तित्व नहीं था। फूको मानते हैं कि राज्य इसी आधुनिक व्यवहार की उपज है। फूको ने गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता को प्रशासन का मूल आधार माना। यह सामाजिक व्यवस्था के दैनिक व्यवहारों और दूसरे बहुत से पहलुओं में सामने आता है। फूको के अनुसार प्रशासकीयता का अर्थ है आधुनिक समय में समाज का बढ़ता समरूपीकरण और संगठन। इसका अर्थ यह है, मोटे तौर पर अगर हम गवर्नमेंटलिटी को समझें इस पूरे विवरण के माध्यम से, तो हम यह कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंटलिटी है वह या जो प्रशासकीयता है वह सरकारी तकनीक के माध्यम से, यानी कि अलग अलग तरीकों की तकनीकों के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका है। इसमें शक्ति किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि अलग अलग तरह के विभाजनों के कारण वह विभिन्न स्थानों पर बटी होती है। और आखिरकार जो गवर्नमेंटलिटी है उसमें हर किसी की शक्ति की एक सीमा निर्धारित होती है और हर कोई शक्ति के अधीन होता है। हर किसी पर तकनीक के माध्यम से निगाह रखी जाती है या उस पर नियंत्रण रखा जाता है। इस संदर्भ में फूको ने बेंथम द्वारा प्रस्तुत पेनोप्टिकन के उदाहरण का भी इस्तेमाल किया और उन्होंने यह कहा कि किस तरीके से जो राज्य है वह पेनोप्टिकन के माध्यम से निगरानी रखने का काम करता है। पेनोप्टिकन को उन्होंने एक ऐसे उदाहरण के रूप में देखा जिसमें कि आधुनिक राज्य मध्ययुगीन राज्य से अलग दोषियों को सीधे तौर पर प्रत्यक्ष सजा नहीं देता है, बल्कि उन्हें जेलों में कैद रखता है और इस तरीके से कैद रखता है जिससे कि सभी लोगों को ऐसा एहसास होता है कि उन पर नज़र रखी जा रही है और इसके कारण से, इन नज़र रखने के कारण लोग एक खास तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, लोग यानी कि जो कैदी। तो जो पेनोप्टिकन है वह एक अंगूठी के आकार का घेरे में बना हुआ एक जेल है
जिसके बीच में एक ऐसी संरचना होती है जहाँ से बैठकर हर कमरे पर नज़र रखी जा सकती है। तो फूको यह कहते हैं कि जो आधुनिक स्तर में तकनीकें उभर कर सामने आईं, उनके माध्यम से राज्य ने लोगों के भीतर एक तरीके का होमोजेनाइजेशन बढ़ाने की या समरूपीकरण बढ़ाने की कोशिश की और उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। तो ये गवर्नमेंटलिटी की एक प्रमुख भूमिका होती है। और गवर्नमेंटलिटी जो है वो सब्जेक्ट का निर्माण भी करती है। बहुत सारी चीज़ों में सब्जेक्ट का निर्माण होता है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बातों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मसलन पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि, यानी कि हम कौन हैं, हमारी क्या पहचान है, हम किस जगह से संबंधित हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक सब्जेक्ट के रूप में बनाती हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में हम अधीनता की स्थिति में आ जाते हैं और हम पर निगरानी रखी जाती है या हम पर नज़र रखी जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अगर हम अपने पास किसी भी पहचान पत्र का उदाहरण लें, मिसाल के तौर पर अगर हम आधार का उदाहरण लें, तो आधार के माध्यम से हमारे बारे में राज्य को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। बहुत आसानी से हमारे बारे में प्रत्येक चीज़ का अंदाज़ा राज्य को लगाया जा सकता है। तो आधार का सकारात्मक भूमिका के बारे में बात होती है, पर नकारात्मक रूप से जब लोग इसकी आलोचना करते हैं तो वो इसी आधार पर करते हैं कि यह एक नियंत्रण का साधन है और इसी रूप में यह इस्तेमाल किया जा रहा है। फूको कहते हैं कि तकनीक के माध्यम से ही एक तरीके से लोगों को सब्जेक्ट बनाकर अधीनता की स्थिति में लाया जाता है और इसी के आधार पर, पहचान पत्रों के आधार पर या पासपोर्टों के आधार पर हम खुद को परिभाषित करते हैं। हम खुद को पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में या पाकिस्तानी के रूप में, हिंदू के रूप में या मुस्लिम के रूप में, किसी न किसी रूप में अपनी पहचान बताते हैं। और मेडिसिन में या चिकित्सा शास्त्र में स्वस्थ और अस्वस्थ की जो अवधारणा है, मनोचिकित्सा में जो सामान्य और पागल की अवधारणा है, जीव विज्ञान में पुरुष और महिला की अवधारणा है, इन सभी के द्वारा सब्जेक्ट के रूप में हमारा निर्माण होता है और इसमें हमें किसी एक खास श्रेणी में डाल दिया जाता है और हम उसके हिसाब से ही खुद को परिभाषित करते हैं। कानूनी विमर्शों में भी इन्हीं विमर्शों के आधार पर, यानी कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या बहुत सारी जो पहचानें हमारी हो सकती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारी पहचान के बारे में फैसला होता है। इस तरह सब्जेक्ट के रूप में हमारे निर्माण में यह भी योगदान देता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता का संयंत्र सिर्फ संकुचित अर्थों में सरकार तक ही नहीं सिमटा होता है, बल्कि यह बहुत से तर्कों या विमर्शों द्वारा काम करता है। गवर्नमेंटलिटी सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन द्वारा काम करती है। इससे फूको का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति को प्रभुत्वशाली मानक के अनुरूप बनने के लिए मजबूर किया जाता है। और इस संदर्भ में कुछ उदाहरणों पर विचार करने से पहले हम सब्जेक्ट शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। इसके कम से कम 3 प्रचलित अर्थ हैं। पहला, स्वतंत्र कर्ता, दूसरा विवेकशील व्यक्ति, यानी कि मैं सब्जेक्ट या कर्ता हूँ, और ऐसा व्यक्ति तीसरा जो किसी शासन के अधीन हो, मसलन किसी राजा या प्रजा के का सब्जेक्ट। और इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जिस क्षण आप खुद को सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी समय आप गवर्नमेंटलिटी के संयंत्र के अधीन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। आप में से किसी से भी यह पूछा जाता है आप कौन हैं, और आप उसका एक जवाब देते हैं। वह जवाब कई रूपों में सामने आ सकता है। वह जवाब यह हो सकता है कि आप एक लड़का या एक लड़की हैं। वह जवाब यह हो सकता है कि आप हिंदुस्तान के हैं या किसी दूसरे देश के हैं। वह जवाब यह हो सकता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। वह जवाब यह भी हो सकता है कि आप बिहार से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आप किसी भी जवाब के पास जाएंगे जो आपके मन में आता है अपने बारे में और उस पर विचार करेंगे, तो आप यह पाएंगे कि यह जवाब
आपको ज्ञान के रूप में दिया गया है, जिसके आधार पर आप खुद को एक सब्जेक्ट या कर्ता मानते हैं, एक विवेकशील व्यक्ति जो कि फैसला ले सकता है, जिसके पास चीज़ों की समझ है। लेकिन हकीकत यह है फूको के अनुसार कि हम सब इन सभी पहचानों के अधीन हैं। यानी अगर मैं यह कहता हूँ कि मैं लड़का हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि यह पहचान मेरे ऊपर शक्ति का प्रयोग है। यानी मैं कुछ खास तरीके से ही व्यवहार कर सकता हूँ, मैं कुछ खास तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। मैं जब सार्वजनिक दुनिया में जाता हूँ, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, तो मुझे कुछ खास तरीके के कपड़े पहनने हैं, मुझे कुछ खास तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, मुझे कुछ खास तरीके से अपना रौब बना कर रखना है, मुझे हर बात में भावुक नहीं होना है, मुझे हर बात में परेशान नहीं दिखना है। तो जो एक पुरुष के साथ या एक लड़का होने के साथ जो गुण जुड़े होते हैं, वह उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आगे जाना है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हम खुद को किसी देश का अगर नागरिक बताते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमारे ऊपर कई तरीके की शक्तियों का प्रयोग किया जाने लगता है। अगर हम फूको की अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यह कहते हैं कि हमारे पास हिंदुस्तान की नागरिकता है, हम भारतवर्ष के निवासी हैं, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारे पास इसका पासपोर्ट है, इसका वोटर आईडी है, यहाँ का आधार है, तो इन सब चीज़ों के साथ भी हम अपने आप को एक दायरे में बांधते हैं। और ये जो दायरा होता है वह हमारे ऊपर शक्ति के प्रयोग के रूप में होता है। वो कैसे होता है? वह इस रूप में होता है कि आप इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। एक पहचान जिसके माध्यम से आपका एक दायरा तय कर दिया गया, और यह दायरा मेडिकल साइंस के द्वारा भी तय किया जाता है, यह दायरा कानूनी विमर्श के द्वारा भी तय किया जाता है, यह दायरा शिक्षा के द्वारा भी तय किया जाता है, यह दायरा समाज के भीतर जो अलग अलग तरह के मानक हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। एक पहचान का आरोपण और उस पहचान के आधार पर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, इसका निर्धारण। और फूको इसी रूप में शक्ति के प्रयोग को सामने लाते हैं। और मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हैं और आप इसका जो भी जवाब देंगे, तो वह गवर्नमेंटैलिटी के वर्गीकरण से तैयार जवाब होगा। आप चाहे कोई भी जवाब दें, आप गहराई में सोचने पर यह पा सकते हैं कि यह जवाब आखिरकार एक निर्मित वर्गीकरण है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी संदर्भ में हम लोग पुरुष और स्त्री और अन्य तरह के वर्गीकरणों को देख सकते हैं। जब हम नस्ल, जाति, धर्म आदि पर आधारित पहचानों पर विचार करते हैं, तो प्रशासित की जाने वाली पहचानों के निर्माण द्वारा अधीनता की प्रक्रिया साफ तौर पर सामने आती है। इसी तरह डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और कानून हमें इस बारे में सच बताते हैं कि हम कौन हैं। ऐसा करके वे हमारी सब्जेक्टिविटी या आत्मपरकता का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के अधीन हो जाते हैं। फूको ने ज्ञान और शक्ति के संबंध के बारे में भी विचार व्यक्त किया है, और अभी तक हमने जितनी चर्चा की है उसमें यह बात साफ तौर पर सामने भी आ रही है कि जो ज्ञान और शक्ति के बीच का संबंध है वह काफ़ी हद तक अन्योन्याश्रित, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है, गुथा हुआ है आपस में। फूको सिर्फ यह नहीं कहना चाहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, बल्कि उनका कहना है कि ज्ञान पहले से ही शक्ति संबंधों से निकलता है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्ञान उत्पन्न किया जाता है और इसे हासिल किया जाता है। शक्ति को हासिल करना ज्ञान का लक्ष्य है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी ज्ञान हासिल कर रहे हैं अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, वह एक ख़ास तरीके के नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए है, और उस ज्ञान के माध्यम से असल में हमारे ऊपर शक्ति का प्रयोग हो रहा है। और जैसे मैंने पीछे उदाहरण दिया, आप एक बार फिर से उन उदाहरण पर विचार करें। आपका पुरुष होना या आपका स्त्री होना किस तरीके, और इसका ज्ञान होना किस तरीके से आपके ऊपर एक तरह से शक्ति का प्रयोग है, बल का प्रयोग है, जिसमें आपको एक खास तरह की भूमिका दे दी जाती है। फूको कहते हैं कि ज्ञान को रोकने की जगह शक्ति ज्ञान का उत्पादन करती है। साफ तौर पर मनुष्यों के शरीर और श्रम को नियंत्रित करने की ज़रूरत से ज्ञान का उभार हुआ। फूको ने
इतिहास के अपने अध्ययन द्वारा यह दिखाने की कोशिश की है कि मनुष्यों के शरीर को किसी तकनीक या शरीर का ज्ञान होने पर ही श्रम शक्ति में बदला जा सकता है। तकनीक या ज्ञान की सहायता से मनुष्यों के शरीर को संगठित और अधीन बनाकर उपयोगी भूमिकाओं में ढालना मुमकिन हो पाया है। इसके अलावा यह अधीनता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर नहीं थोपी गई, यह समाज के सभी पहलुओं की विशेषता बन गई। अधीन बनाने के रूप में जो शक्ति का प्रयोग होता है और उसके प्रतिरोध की जो बात है वह भी फूको के लेखन में मौजूद है। अक्सर यह कहा जाता है कि फूको का जो पूरा लेखन है उसमें आलोचना है, समीक्षा गहरे स्तर पर है, समाज के भीतर जो भी अलग अलग तरीके की संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन आगे का रास्ता फूको बहुत साफ तौर पर नहीं बताते हैं। लेकिन फूको के लेखन के एक हिस्से में यह बातें सामने आती हैं कि हमें हर जगह प्रतिरोध दिखेगा जहाँ भी शक्ति होगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है पावर का, वह पावर के होने का एक बुनियादी भाग है और उस तरीके की रेजिस्टेंस को फूको महत्व देते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि खुद फूको ने कई स्तरों पर इस तरीके की शक्ति के खिलाफ प्रतिरोध में खुलकर भागीदारी की, चाहे बहुत सीमित स्तर पर गे आंदोलन में उनकी भागीदारी हो, नस्लवाद विरोधी आंदोलन में उनकी भागीदारी हो, या फिर कम्युनिस्ट शासन के असंतुष्टों के पक्ष में चलने वाले आंदोलनों में उनकी भागीदारी हो। हर जगह उन्होंने शक्ति के प्रतिरोध का जो सूत्र दिया उसको अपने जीवन में भी अपनाया। और फूको यह कहते हैं कि शक्ति संबंधों के केंद्र में इच्छा का विरोध और स्वतंत्रता का विरोध होता है और शक्ति संबंध इसे लगातार बढ़ावा देते हैं। इसलिए पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि शक्ति की अवधारणा आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बताती है, लेकिन फूको के विचारों से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है और मैंने इसका पहले उल्लेख किया कि जहाँ भी शक्ति है वहाँ प्रतिरोध की संभावना मौजूद है। फूको के अनुसार शक्ति के खिलाफ 3 तरह के संघर्ष हैं। पहला, विशिष्ट रूप से सामंती समाजों में पाए जाने वाले जातीय, सामाजिक, नस्लीय प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष। और हम सामंती समाजों से मोटे तौर पर तात्पर्य ऐसे समाजों से है जहाँ पर जो उत्पादन होता है वो प्रमुख रूप से खेती पर आधारित होता है और एक सामंत वर्ग होता है और दूसरा बुदास वर्ग होता है। और हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि यह पूंजीवाद के बाद की स्थिति है, लेकिन दुनिया के सारे समाजों में ऐसा नहीं हुआ है कि सामंतवाद खत्म हुआ और पूंजीवाद आ गया। तो बहुत सारे समाजों में पूंजीवाद का भी स्वरूप है, सामंतवाद का भी स्वरूप साथ साथ मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम अपने देश के कई भागों में एक साथ पूंजीवाद और सामंतवाद की स्थिति को देख सकते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में पूंजीवादी संबंधों का स्वरूप सामने नज़र आ सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती संबंधों का। तो इनका यह कहना है कि जो 3 तरीके के संघर्ष शक्ति के खिलाफ हो रहे हैं उसमें पहला संघर्ष सामंती समाजों में पाए जाने वाले जातीय, सामाजिक, नस्लीय प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष है। दूसरा, 19वीं सदी की पूंजीवादी समाजों के शोषण जो व्यक्ति को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अलग करता है, इसके खिलाफ चलने वाला संघर्ष है। और इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर जो पूंजीवादी समाजों में मार्क्सवादियों या समाजवादियों के द्वारा किया जाने वाला संघर्ष है उसको इस श्रेणी में रखा जा सकता है। और तीसरा, सब्जेक्शन, जिसका अर्थ है कर्ता बनाना और अधीन होना, यानी कि जैसे जैसे हम सब्जेक्ट बनते हैं वैसे वैसे अधीन होते जाते हैं, उसके विभिन्न रूपों के खिलाफ संघर्ष। इस तरह के संघर्ष में यह कोशिश की जानी चाहिए कि राज्य और गवर्नमेंटैलिटी से जुड़ी पहचान और व्यक्तिकरण को नकार कर नई तरह की सब्जेक्टिविटी का निर्माण किया जाए। फूको यह मानते हैं कि हर स्तर पर नए संघर्षों के साथ पुराने संघर्ष भी कायम रहते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने संघर्ष अपने आप में पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते हैं। अगर हम एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां सब्जेक्शन के खिलाफ, गवर्नमेंटैलिटी के रूपों के खिलाफ लोगों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, तो वहाँ हम ऐसे संबंधों को भी देख सकते हैं अलग अलग रूपों में, जहाँ पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष हो रहा होता है या जहाँ पर एक जो सामंती स्थिति थी उसके खिलाफ संघर्ष हो रहा होता है। फूको जब यह कहते हैं कि हमें गवर्नमेंटैलिटी के द्वारा थोपी गई पहचानों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और एक नई तरह की सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिकता के निर्माण की कोशिश करनी चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यह है कि हम ऐसे संघर्षों की पहचान करें जहाँ पर बहुत सारे समूह समाज के द्वारा थोपे गए नॉर्मलाइजेशन की अवधारणा का प्रतिरोध कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम महिलाओं के एक ऐसे समूह की बात कर सकते हैं जो परिवार के दायरे या विवाह की संस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हम लेस्बियन या गेज लोगों के ऐसे समूह की बात कर सकते हैं जो कि लैंगिक सेक्सुअल संबंधों के बारे में रूढ़िबद्ध या स्टीरियोटाइप अवधारणा का विरोध कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हम ऐसे समूहों को भी शामिल कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंटलिटी के आधार पर विकास की एक तयशुदा परिभाषा का विरोध कर रहे हैं, यानी कि हम इसमें आदिवासियों के संघर्षों को भी शामिल कर सकते हैं। हर स्तर पर जहां लोग गवर्नमेंटलिटी के द्वारा सब्जेक्शन के रूप में थोपे गए सब्जेक्ट की पहचान को नकारते हुए नई पहचान की ओर आगे बढ़ने का संघर्ष कर रहे हैं, उसे हम इस तीसरी श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्तर से लेकर समूह और पूरे राज्य या समाज में व्यापक स्तर पर भी संघर्ष हो सकता है। कई स्थानों पर ऐसा हो भी रहा है। फूको के लेखन ने हमारे समय में सैद्धांतिकरण को काफ़ी प्रभावित किया है। इसने हमें यानी कि सामान्य पाठकों को अपने वर्तमान समय की हकीकत को गहराई से समझने के लिए काफ़ी सारे इंसाइट्स या अंतर्दृष्टियाँ दी हैं। लेकिन इसके बावजूद फूको के लेखन की कुछ बुनियादी कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं जिन पर हमें एक नज़र डालनी चाहिए, जिन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो सबसे पहली कमी है वह या जो आलोचना है वह उत्तर आधुनिकतावाद या पोस्ट मॉडर्निज्म की आलोचना से भी जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर सारे उत्तर आधुनिकतावादी, जिसमें खुद फूको भी शामिल है, मेटा नैरेटिव या महावृत्तांतों की आलोचना करते हैं। इस व्याख्यान के आरंभ में मैंने आपको मेटा नैरेटिव के बारे में बताया है। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें कि मानव जीवन की उत्तम जीवन की कल्पना होती है और उसकी शुरुआत का वर्णन होता है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक हर तरह का एक विवरण है। और मेटा नैरेटिव का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि यह माना गया कि यह कई छोटे नैरेटिव्स को या छोटी पहचानों को दबा देता है। लेकिन अगर हम खुद फूको के लेखन या उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन के पास जाएं तो हम यह देखेंगे कि ये खुद को एक विचारधारा के रूप में ही प्रस्तुत करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर फूको के लेखन में जिस तरीके से हर एक चीज़ को प्रश्नांकित किया गया है और जिस तरीके से बार बार आधुनिकतावादी चिंतनों की आलोचना की गई है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो एक खास तरीके की विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि आधुनिकता से उभरकर सामने आए चिंतन का विरोध करती है, जो ये कहती है कि अपने आप में कोई भी मेटा नैरेटिव नहीं हो सकता है। तो यही एक विचारधारा बन जाती है कि उत्तर आधुनिकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो मेटा नैरेटिव को नहीं मानती है। तो ये एक तरीके का अंतर्द्वंद है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में, और खुद फूको का लेखन भी इसका शिकार है। दूसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि शक्ति और ज्ञान के बारे में इनका विचार काफ़ी हद तक एक पक्षीय लगता है। एक पक्षीय का मतलब यहाँ पर यह है कि फूको जब शक्ति के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ कमियों और सीमाओं को बताते हैं जो कि बिल्कुल सही लगता है। लेकिन क्या इसके आधार पर हम ज्ञान की जो भूमिका होती है या जो शक्ति की भूमिका होती है उसे हम पूरी तरीके से नकार सकते हैं? यानी कि शक्ति की भूमिका मिसाल के तौर पर तकनीक के रूप में, मेडिकल साइंस के रूप में कई स्तरों पर सकारात्मक होती है। यानी कि अगर मेडिकल साइंस में तकनीक अच्छे तरीके से विकसित है तो वो कई तरीके की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, कई तरीके की रोगियों की मदद कर सकते हैं। ज्ञान ही वह चीज़ है जिसके कारण से हम सब आज फूको के विचारों की चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारे पास पहले से कुछ अवधारणाएं और कुछ ज्ञान की मौजूदगी नहीं होती, कुछ तकनीक नहीं होता, तो हम इस तरीके से फूको के खुद विचारों पर अध्ययन नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शक्ति और ज्ञान को, पावर और नॉलेज को प्रश्नांकित करने का काम फूको करते हैं वह काफ़ी दमदार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वह एक पक्षीय भी है और उसके दूसरे पक्ष को भी फूको को सामने लाना चाहिए था
तब शायद ज़्यादा संतुलित रूप से वह बातों को कह पाते हैं। तीसरा, विकल्पों की दिशा में वो साफ तौर पर कुछ नहीं बताते हैं। ऐसा लगता है मानो विकल्पों के बारे में बताना उनका काम नहीं है। तीसरे स्तर पर यानी कि जब वो आखिरी दौर स्तर पर जब हमने उनके विचारों की बात की, तो हमने ये ज़रूर देखा कि वो 3 तरह से शक्ति के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन यह अपने आप में एक विकल्प का निर्माण नहीं है। वो मोटे तौर पर इस चीज़ को रेखांकित करते हैं कि जहाँ भी शक्ति है वहाँ प्रतिरोध चल रहा है, और वह प्रतिरोध 3 रूपों में है। लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि इन प्रतिरोधों से आगे बढ़ते हुए किस तरीके की चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, कैसे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक आलोचना के रूप में तो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक फूको अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब विकल्पों के निर्माण की बात आती है तो उनसे हमें बहुत गहरी अंतर्दृष्टि नहीं मिल पाती है। चौथा, बहुत से इतिहासकारों ने जिस तरीके इस बात को प्रश्नांकित किया है कि जिस तरीके से फूको इतिहास की सामग्री का उपयोग करते हैं वह सही नहीं है, वह काफ़ी चुनिंदा है, उसमें विद्वता का अभाव है, और इस विद्वता के अभाव के कारण कई बार वो गलत तरीके से चीज़ों को भी प्रस्तुत करते हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। पांचवा, जॉन पॉल सार्त्र ने फूको के आर्कियोलॉजिस्ट दृष्टिकोण की आलोचना की है। उनके अनुसार यह जियोलॉजिस्ट की तरह फूको हमें एक विषय की परत दर परत जानकारी ज़रूर देते हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि ये चीज़ें कैसे आईं, किस तरीके से इनका उभार हुआ, किस तरीके से इन सभी ने एक ख़ास तरीके की स्थिति प्रस्तुत की। यानी कि छात्र ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बस ये बताते हैं कि एक आर्कियोलॉजी का जो उनका पूरा एक मेथोडोलॉजी उसका उपयोग करते हुए कि एक चीज़ थी, उसके बाद दूसरी चीज़ आई, फिर तीसरी चीज़ आई, और इन चीज़ों ने मिलाकर एक ख़ास तरीके की स्थिति का निर्माण किया। पर वो इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते हैं कि आखिर किन चीज़ों के कारण इस तरीके की स्थितियाँ उभर कर सामने आईं, और वो यह नहीं बताते हैं कि एक ख़ास तरीके का चिंतन किस परिस्थिति में उभर कर सामने आया। इसके अलावा छठे स्तर पर नारीवादियों ने भी इनकी काफ़ी तीखी आलोचना की है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पुरुषों के अनुभव पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, और बाद में जूडिथ बटलर जैसे कई नारीवादियों ने इनके विचारों को का सहारा लेते हुए काफ़ी हद तक ऐसे चिंतन का प्रयास किया जहाँ पर क्वेयर मूवमेंट या नारीवादियों की जो एक समस्या है या उनकी जो सोच है उसको सामने लाया जा सके। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मिशेल फूको एक ऐसे आवश्यक राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्हें आज के समय में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनके चिंतन में साफ दिशा कई बार नहीं दिखती है कि आगे कहाँ जाना है, लेकिन ये हमें मौजूदा वर्तमान की कमियों के बारे में, और जिसे हम स्वतः स्फुट सत्य या स्वस्थापित सत्य यानी कि एक सबसे सच्ची चीज़ मानते हैं, उसकी खोखले बुनियाद के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और यह एक तरीके से इस बात का एहसास कराता है कि जो चीज़ें वर्तमान में परम सत्य के रूप में स्थापित है उन्हें उस रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ को प्रश्नांकित करने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से एक आलोचनात्मक सिद्धांतकार के रूप में, एक क्रिटिकल थियरिस्ट के रूप में मिशेल फूको काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे ये उम्मीद है कि हमारी इस चर्चा से फूको के विचारों की और फूको के लेखन के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त और गहरी समझ मिली होगी। हम अगले अंक में मिलेंगे और एक और राजनीतिक दार्शनिक और उनके लेखन, उनके विचारों के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार।